नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम कक्षा 12 इतिहास का मॉडल पेपर 6 देखेंगे। 5 मॉडल पेपर हमने पिछली क्लास में देखे, जो इस चैनल पर प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये जो मॉडल पेपर है आपके 22 मार्च को इतिहास का पेपर होने वाला, उसमें मील के पत्थर साबित होंगे। जो पिछले पेपर है उसमें से अधिकतर प्रश्न है वो संजीव डेस्क वर्क से पूछे गए, इसलिए इन पेपरों को आप हल जरूर करें। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो एबीसीडी संबंधित है। इसमें 18 एबीसीडी के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पहला है, मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए। जो मिट्टी से बना हल है उसके प्रतिरूप है वो बनावली नामक स्थान से प्राप्त हुए। इसमें ऑप्शन ड है वो सही है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि जो मिट्टी से बने हुए हल है उनके प्रतिरूप बनावली स्थान से प्राप्त हुआ है। दूसरा प्रश्न है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को सबसे पहले पढ़ने वाला था। जो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? ब्राह्मी और जो खरोष्टी लिपि है उनको सबसे पहले प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसमें ऑप्शन ब है वो सही होगा। तीसरा प्रश्न है, अर्ली इंडस सिविलाइजेशन के रचयिता कौन थे? अर्ली इंडस सिविलाइजेशन जो पुस्तक है उसके रचयिता अर्नेस्ट मेके थे। इसमें ऑप्शन ब है वो सही होगा। चौथा प्रश्न है, मर्चकटिकम नाटक के लेखक थे। जो मर्चकटिकम नाटक है उसके लेखक शूद्रक थे। इसमें ऑप्शन ब है वो सही होगा। पांचवा प्रश्न है, अमरावती के स्तूप की खोज सर्वप्रथम कब हुई? जो अमरावती का स्तूप है उसकी खोज सबसे पहले 1796 ईस्वी में हुई। इसमें ऑप्शन ब है वो सही होगा। आगे छठा प्रश्न है, बर्नियर पेशे से क्या थे? जो बर्नियर है वो पेशे से एक चिकित्सक थे, यानी बर्नियर एक चिकित्सक का कार्य करते थे। इसमें ऑप्शन ब सही है। आगे सातवां प्रश्न है, नैनार किस मत से संबंधित है? जो नैनार संत है वो शैव मत से संबंधित है। जो अलवार संत है वो वैष्णव मत से संबंधित है। इन दोनों बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आठवां प्रश्न है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है वो दिल्ली में स्थित है। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। नौवां प्रश्न है, विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक थी। जो विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचना थी उसमें हिरिया नहर है वो महत्वपूर्ण थी। इसमें ऑप्शन ब है वो सही है। 10वां प्रश्न है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? जो तालीकोटा का युद्ध है वो 1565 ईस्वी में हुआ। इसमें ऑप्शन ब है वो सही है। आगे 11वां प्रश्न है, 16वीं और 17वीं शताब्दियों के कृषि इतिहास की जानकारी देने वाला प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? यानी ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसके माध्यम से 16वीं और 17वीं शताब्दी के कृषि इतिहास की जानकारी मिलती है? जो आईन ए अकबरी ग्रंथ है उसके माध्यम से 16वीं और 17वीं शताब्दी के कृषि इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें ऑप्शन ब है वो सही होगा। आगे 12वां प्रश्न है, इटली का यात्री जोवानी कारेरी कब भारत आया? जो इटली का यात्री जोवानी कारेरी है वो 1690 ईस्वी में भारत आया। इसमें ऑप्शन ब है वो सही होगा। 13वां प्रश्न है, बर्धमान में जमींदारी की नीलामी की गई थी कब की गई थी? जो बर्धमान है उसमें जमींदारी की नीलामी 1797 ईस्वी में की गई थी। 14वां प्रश्न है, कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने की? जो कलकत्ता अलीपुर चिड़ियाघर है उसकी स्थापना फ्रांसिस बुकानन ने की। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 15वां प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया? जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय कानपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व है वो नाना साहिब ने किया। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। और रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व है वो झांसी में किया था। आगे 16वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश है वो सारनाथ में दिया था। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। 17वां प्रश्न है, गांधी जी ने फसल चौपट होने पर लगान माफ करने की मांग कहाँ की? गांधी जी ने जो फसल चौपट होने पर लगान माफ करने की मांग है वो गुजरात के खेड़ा नामक ग्राम में की। इसमें ऑप्शन ड है वो सही होगा। 18वां प्रश्न है, पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? जो पहला गोलमेज सम्मेलन है वो नवंबर 1930 में आयोजित किया गया। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। इस प्रकार आपके बोर्ड परीक्षा में पहले प्रश्न में 18 छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 18 नंबर का रहने वाला है। आगे जो दूसरा प्रश्न है, ये रिक्त स्थान से संबंधित है। इसमें खालजगा का अर्थ एक ऐसा भूखंड है जहाँ कोई जन अपना पांव रखता है अथवा बस जाता है, यानी जन पद है उसका अर्थ ऐसा भूखंड है जहाँ पर कोई अपना जन पांव रखता है, यानी कोई भी व्यक्ति अपना पैर रखता है या बसता है उसे जनपद कहा जाता है। इसमें रिक्त स्थान में है वो जनपद आएगा। आगे दूसरा रिक्त स्थान है, महाभारत का उपदेशात्मक अंश है। खालजगा में आएगा भगवत गीता। जो भगवत गीता है वो महाभारत का उपदेशात्मक अंश है, क्योंकि इसमें जो महाभारत के उपदेश है वो लिखे गए हैं। आगे तीसरा है, बौद्ध धर्म के पूर्व एशिया में फैलने के पश्चात खालजगा और खालजगा जैसे तीर्थ यात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। जो बौद्ध धर्म है पूर्व एशिया में फैलने के बाद फा शियन और स्वयं तेसांग ये 2 चीनी यात्री थे जो बौद्ध ग्रंथों की खोज के लिए चीन से भारत आए थे। आगे चौथा प्रश्न है, यूक्लिड यूनानी खालजगा थे। जो यूक्लिड है वो यूनानी गणितज्ञ थे। इसमें सही उत्तर है वो गणितज्ञ होगा। आगे पांचवा प्रश्न है, मुद्रा की फेरबदल करने वालों को खालजगा कहा जाता था। जो मुद्रा की फेरबदल करता है उसे श्राप कहा जाता है। इसमें रिक्त स्थान में है वो श्राप होगा। यह श्राप अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि श्राप किसे कहा जाता है? जो मुद्रा की फेरबदल करता उसे श्राप कहा जाता था। आगे छठा प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान खालजगा ब्रिटिश सेना का कमांडर था। जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है उसके दौरान कॉर्नवालिस है वो ब्रिटिश सेना का कमांडर था। इसमें सही उत्तर है वो कॉर्नवालिस होगा।
इस प्रकार आपके 6 रिक्त स्थान है वो पूछे जाएंगे। आगे जो तीसरा प्रश्न है वो अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों से संबंधित है। इसमें 11 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देना है। इसमें पहला प्रश्न है शंख से वस्तुएं बनाने के दो प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए, यानी ऐसे कोई दो केंद्रों के नाम बताइए जहाँ पर शंख से वस्तु बनाई जाती है। नागेश्वर और बालाघाट दो ऐसे स्थान है जहाँ पर है वो शंख से वस्तुएं बनाई जाती है। दूसरा है कुल और जाति में क्या अंतर है। जो संस्कृत ग्रंथ है उसमें कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए होता है और जाति शब्द का प्रयोग जो बांधवों का बड़ा समूह है उसके लिए किया जाता है। ये कुल और जाति में बड़ा अंतर है। आगे तीसरा प्रश्न है किस क्षेत्र में दानशील व्यक्ति का सम्मान किया जाता है और कर्पण व्यक्ति को घृणा का पात्र समझा जाता है। ये प्रश्न है वो आपके लिए, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में है वो जरूर देना। ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है परीक्षा में, कई बार पूछा गया कि कौन से क्षेत्र में दानशील व्यक्ति का सम्मान किया जाता है, जो कर्पण या कंजूस व्यक्ति होता है उसे घृणा का पात्र समझा जाता है। इसका उत्तर आप है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आगे चौथा प्रश्न है किताब उल हिंद पुस्तक की भाषा क्या थी और उसके लेखक कौन थे। जो किताब उल हिंद है उस पुस्तक की भाषा अरबी भाषा थी और इसके लेखक है वो अल बिरूनी थे। ये जो पुस्तक है इनके लेखक आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसमें ये जो किताब उल हिंद है ये कई बार पूछे गए, इसकी भाषा और लेखक का नाम आपको दोनों विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे पांचवा प्रश्न है पेल शर्त ने भारत की किस सामाजिक समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। जो पेल शर्ट है उसने भारत की व्यापक और दुखद जो गरीबी की समस्या उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया, यानी भारत में जो व्यापक स्तर पर गरीबी है उस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। आगे छठा प्रश्न है किस अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त की और कब की। जो अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम है उसने 711 ईस्वी में वो सिंध पर विजय प्राप्त की थी। आगे सातवां प्रश्न है शरिया क्या है। शरिया जो मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। शरिया और शराब इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो मुद्रा को फेरबदल करता है उसे शराब कहा जाता है और जो मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है उसे शरिया कहा जाता है। आगे आठवां प्रश्न है अकबर के शासनकाल में वह जमीन क्या कहलाती थी जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी। अकबर के शासनकाल में वह जमीन है वो प्रोती कहलाती थी जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती उसे प्रोती कहा जाता था। नौवां प्रश्न है जोतदार किन्हें कहा जाता था। जो बंगाल के धनी किसानों का वर्ग है उन्हें जोतदार कहा जाता था। 10वां प्रश्न है किस महिला ने गांधी जी को सलाह दी थी कि वह अपने आंदोलन में को पुरुषों तक ही सीमित नहीं रखे, इसमें महिलाओं को भी शामिल करे। जो कमला देवी चट्टोपाध्याय है उन्होंने गांधी जी को सलाह दी कि अपने आंदोलन में महिलाओं को भी शामिल करे, इन्हें पुरुषों तक सीमित नहीं रखे। आगे 11वां प्रश्न है संविधान निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो भारतीय संविधान निर्माण में प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस प्रकार आपके बोर्ड परीक्षा में तीसरे प्रश्न में है वो 11 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे जो खंड 2 है वो लघुत्तरात्मक प्रश्नों से संबंधित है। इसमें उत्तर आपको 3 से 4 लाइन में देना है, यानी इसकी उत्तर सीमा है वो 50 शब्द है। इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का रहने वाला। चौथा प्रश्न है जिन अभिलेखों पर तिथि खुदी हुई नहीं मिलती है उनका काल निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। यानी ऐसे अभिलेख जिन पर उनकी तिथि अंकित नहीं होती है उनका काल निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। जिन अभिलेखों पर तिथि खुदी नहीं मिलती उनका काल निर्धारण आमतौर पर पूरा लिपि या लेखन शैली के आधार पर किया जाता है। उदाहरणतः लगभग 250 ईसा पूर्व में अक्षर प्राय इस प्रकार लिखा जाता है और 500 ईसा पूर्व में इसे इस प्रकार लिखा जाता है, यानी जो चिन्ह है उसके माध्यम से उनका काल निर्धारण किया जाता है। 250 ईसा पूर्व में अक्षर है वो इस प्रकार लिखा जाता है, जो 500 ईसा पूर्व उसमें उल्टा पै है वो लिखा जाता है। इन दोनों चिन्हों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे 5वां प्रश्न है अशोक कौन था, इसका संक्षिप्त में आपको परिचय देना। अशोक बिंदुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। वह आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध सम्राट था। अशोक है वो सबसे प्रसिद्ध सम्राट था। उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। अशोक पहला सम्राट था जिसने अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्रों और पॉलिश किए हुए स्तंभों पर लिखवाए थे। उसने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार भी किया था। आगे 6वां प्रश्न है गोत्र व्यवस्था के 2 नियम लिखिए। यह अति महत्वपूर्ण परीक्षा में कई बार पूछा गया है, या तो गोत्र व्यवस्था के 2 या 4 नियम आपसे हैं वो पूछे जा सकते हैं। गोत्र व्यवस्था के 2 नियम इसमें पहला है विवाह के पश्चात स्त्रियों को पति के गोत्र का माना जाता है, यानी जो स्त्रियां होती है विवाह के बाद उनके पति का जो गोत्र होता है वही उसी स्त्री का गोत्र माना जाता है और एक ही गोत्र में विवाह करना वर्जित था, यानी अपने ही गोत्र में विवाह करना पाबंदी थी। आगे 7वां प्रश्न है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में बर्नियर प्राय भारत में जो देखता है उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। इससे इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। ये जो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर इस ग्रंथ के लेखक है वो बर्नियर है और बर्नियर भारत की जो स्थिति देखता है उसकी यूरोपीय स्थिति से तुलना किस प्रकार करते थे। बर्नियर प्राय भारत में जो देखता है उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता है। यूरोपीय स्थितियों के मुकाबले वह भारत की स्थितियों को दयनीय दर्शाना चाहता था। यही कारण है कि लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। यद्यपि उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था, फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत है वो अत्यधिक प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने हर स्थिति में भारत की तुलना यूरोप से की और भारत को उनके बजाय दयनीय बताया था।
आगे 8वां प्रश्न है अमर नाइक के 2 अधिकार लिखिए। जो अमर नाइक है उसके आपको 2 अधिकार बताना है। इसमें पहला अधिकार है अमर नाइक अपने राज्य क्षेत्र में किसानों, शिल्पकर्मियों और व्यापारियों से भू राजस्व और अन्य कर है वो वसूलते थे। अमर नाइक राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग और घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास भी रखते थे। आगे 9वां प्रश्न है लॉर्ड्स यानी कमल महल का परिचय दीजिए। ये अति महत्वपूर्ण परीक्षा में कई बार पूछा गया कि कमल महल क्या है या इसकी विशेषताएं बताइए। लॉर्ड्स यानी कमल महल है विजयनगर के राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक है। इससे ये नाम 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने दिया था। इतिहासकार इस संबंध में निश्चित नहीं है कि इस भवन का निर्माण है वो किस कार्य के लिए किया गया था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद मैकेंजी द्वारा बनाए गए इस मानचित्र से ये संकेत मिलता है कि लॉर्ड्स महल एक परिषदीय महल था जहाँ राजा अपने परामर्शदाताओं से भेंट करता था। जो कमल महल है वो विजयनगर का राजकीय केंद्र का एक सबसे सुंदर महल है वो था। आगे 10वां प्रश्न है मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति बताइए। जो मुगल कालीन कृषि समाज में उसमें महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी। मुगल कालीन कृषि समाज में महिलाएं और पुरुष मिलजुल कर खेती का कार्य करते। महिलाएं निम्नलिखित कार्य करती थी। महिलाएं बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल से दाना निकालने का कार्य भी करती थी। सूत काटना, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करना, गूंथना और कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्त कार्य भी महिलाएं करती थी। आगे 11वां प्रश्न है पहाड़िया लोग कौन थे। पहाड़िया लोग पश्चिमी बंगाल में राजमहल की पहाड़ियों और उसके आसपास के क्षेत्र में निवास करते हैं, इसलिए इन्हें पहाड़िया कहा जाता है। यानी जो पश्चिम बंगाल में राजमहल की पहाड़ियाँ उसमें और आसपास क्षेत्र में जो लोग निवास करते उन्हें पहाड़िया कहा जाता था। ये जंगल से महुआ के फूल, रेशम के कोये, राल और काठ कोयले के लिए लकड़ी प्राप्त करते। वे जंगलों में झाड़ियों और घास फूस को आग लगाकर जमीन साफ कर झूम खेती करते थे और कुदाल से जमीन खोदकर दालें और जवार बाजरा उगाते थे। आगे 12वां प्रश्न है 1857 का विद्रोह सुनियोजित था, इसका अपने शब्दों में तर्क दीजिए। यानी आप किस प्रकार कह सकते हैं कि जो 1857 का विद्रोह था वो सुनियोजित था, एक तरीके से पहले से वो नियोजित था, योजनाबद्ध तरीके से हुआ था। 41वीं नेटिव इन्फेंट्री ने अवध मिलिट्री पुलिस से अनुरोध किया कि या तो उन्हें कैप्टन यर्स का वध कर देना चाहिए या उसे गिरफ्तार करके उनके हवाले कर देना चाहिए। जब अवध मिलिट्री पुलिस ने इन दोनों बातों को अस्वीकार कर दिया तो इस मामले पर विचार करने के लिए हर रेजिमेंट के देशी अधिकारियों की एक पंचायत बुलेगी। इससे स्पष्ट है कि जो 1857 का विद्रोह था वो सुनियोजित था, इसके पहले से वो प्लानिंग तैयार थी। आगे 13वां प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पर अपने भाषण में कौन से विचार प्रस्तुत किए। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले कहा कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य होगा, यानी इसकी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो केंद्र के हाथ में होगी। कोई भी निर्णय वो केंद्र स्वतंत्र रूप से ले सकता है। अल्पसंख्यक, पिछड़ों और जनजातियों को सभी अधिकार मिलेंगे। भारतीय संविधान में सिर्फ नकल नहीं होगी, उसको यहाँ की स्थितियों के अनुसार लागू किया जाएगा। भारतीय संविधान का उद्देश्य ये होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचार तथा आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक दूसरे में समावेश भी किया जाएगा। आगे जो खंड 6 है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से संबंधित है। इसकी उत्तर सीमा है वो 100 शब्द है, यानी 8 से 10 लाइन में इसका आपको उत्तर देना है। इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 3 नंबर का रहने वाला। ये अथवा में भी पूछा जाएगा, आपको दोनों में से कोई एक प्रश्न है वो हल करना है। सिद्ध कीजिए, यानी जो गृह स्थापत्य कला उसका वर्तमान में क्या महत्व है। जो मोहनजोदड़ो सभ्यता की उसको आपको वर्तमान स्थिति से तुलना करते हुए बताना है। मोहनजोदड़ो सभ्यता में गृह स्थापत्य की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता। मोहनजोदड़ो सभ्यता के लोगों के जो मकान है वो प्राय पक्की ईंटों के बने होते थे। कई आवासों के मध्य में एक आंगन था जिसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। भूमितल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन को नहीं देखा जा सकता था। प्रत्येक घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नान घर भी होता था। कुछ घरों में दूसरी मंजिल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। कई आवासों में कुएं भी बने होते थे। इससे मोहनजोदड़ो के गृह स्थापत्य की आज भी प्रासंगिकता बनी हुई, यानी आज भी हमें वो ये मॉडल अपना कर अपने घर है वो बना सकता है। ये स्थापत्य कला में प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके अथवा में क्या हड़प्पा समाज में सभी लोग समान रहे होंगे, स्पष्ट कीजिए। यानी क्या आप मानते हैं कि हड़प्पा समाज में जो लोग थे वो सभी समान थे। आप ऐसा किस आधार पर कह सकते हैं। कुछ पुरातत्वविदों का मत है कि हड़प्पा समाज में शासक नहीं थे और सभी की सामाजिक स्थिति समान थी, परंतु कुछ पुरातत्वविदों की मान्यता है कि हड़प्पा में एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा थे। परंतु कुछ पुरातत्वविदों का मत है कि हड़प्पा एक ही राज्य था, जैसा कि पुरावस्तुओं में समानता, नियोजित बस्तियों की साक्ष्य, ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात, बस्तियों के कच्चे माल के स्रोत के निकट होने से स्पष्ट है। ये संभव प्रतीत नहीं होता कि हड़प्पा समाज में सभी लोग समान रहे होंगे। कुछ विद्वानों का मत है कि उस काल में पुरोहितों का एक अलग वर्ग रहा होगा, तत्कालीन समाज में उसका महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। यानी कुछ पुरातत्वविद मानते हैं कि लोग है वो समान थे, जबकि कुछ मानते हैं कि सभी लोग है वो समान नहीं थे। आगे 15 प्रश्न है अलवार और नैनार परंपरा के स्त्री भक्तों का
उल्लेख कीजिए। यानी जो अलवार और नैनार परंपरा के प्रमुख स्त्री भक्त हैं उनका आपको वर्णन करना है। इसमें अलवार और नैनार परंपरा की सबसे बड़ी विशिष्टता इसमें स्त्रियों की उपस्थिति थी, यानी ये जो भक्ति परंपरा इसमें स्त्रियां भी उपस्थित थी। दूसरा है अंडाल नामक अलवार स्त्री के भक्ति गीत व्यापक स्तर पर गाए जाते हैं और आज भी गाए जाते हैं। अंडाल स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त करती थी। करई काल अमियार नामक एक शिव भक्त स्त्री ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की। नैनार परंपरा में उसकी रचनाओं को सुरक्षित रखा गया। यानी जो अलवार परंपरा है उसमें अंडाल स्त्री को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, जबकि जो नैनार परंपरा है उसमें करई काल अमियार को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसके अलावा मैं प्रारंभिक भक्ति परंपरा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो प्रारंभिक भक्ति परंपरा है उसकी विशेषता अनेक बार संत कवि ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तजनों का एक पूरा समुदाय गठित हो गया था। यद्यपि अनेक भक्ति परंपराओं में ब्राह्मण देवता और भक्तजनों के बीच महत्वपूर्ण बिचौलिए रहे, फिर भी इन परंपराओं ने स्त्री और निम्न वर्गों को भी स्वीकृति और स्थान प्रदान किया। भक्ति परंपरा की एक अन्य विशेषता इसकी विविधता, यानी ये अलग अलग प्रकार की थी। इस काल में सगुण यानी विशेषण सहित और निर्गुण विशेषण रहित परंपराएं, दोनों प्रकार की परंपराएं प्रचलित थी। आगे 16 प्रश्न है। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। यानी इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने किस प्रकार 1857 के विद्रोह को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। साहित्य और चित्रों में 1857 के विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था जो देश को युद्ध स्थल की ओर ले जा रहे थे। उन्हें जनता को अत्याचारी साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध उत्तेजित करते हुए चित्रित किया जाता था। एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार लिए हुए अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए संघर्ष करने वाली रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का गौरवगान करते हुए कविताएं लिखी गई। देश के विभिन्न हिस्सों में बचे सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इसके अलावा में 1857 के विद्रोह के पूर्व अंग्रेज अफसरों और सैनिकों के संबंधों की विवेचना कीजिए। यानी 1857 की क्रांति हुई, उससे पहले अंग्रेज अफसर और सैनिकों के बीच संबंध किस प्रकार के थे। इसमें पहला बिंदु 1820 के दशक में गोरे अफसरों के अपने सैनिकों और मातहतों के साथ दोस्ताना संबंध थे। वे उनके साथ मौज मस्ती करते, मल्ल युद्ध करते और तलवारबाजी भी करते। और 1840 के दशक में अफसर और सैनिक संबंध में काफ़ी बदलाव आ गया। अफसर है वो सिपाहियों को कमतर नस्ल का मानने लगे थे। वे उनकी भावनाओं की जरा की भी कदर नहीं करते। जो अंग्रेज अफसर थे वो जो सैनिक थे उनकी भावनाओं की कदर नहीं करते। सैनिकों के साथ गाली गलौज और शारीरिक हिंसा है वो साधारण बात हो गई थी। ये तत्कालीन विद्रोह का सबसे बड़ा कारण था। आगे 17 प्रश्न है। महात्मा गांधी हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा क्यों बनाना चाहते थे, विवेचना कीजिए। यानी गांधी जी है वो हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रीय भाषा क्यों बनाना चाहते थे। महात्मा गांधी का मानना था कि जो हिंदुस्तानी भाषा है हिंदी और उर्दू के मेल से बनी, ये भारतीय जनता के एक बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी। ये भाषा विविध संस्कृतियों का आदान प्रदान से समृद्ध हुई एक साझी भाषा थी। इस कारण उसको एक राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। समय बीतने के साथ विभिन्न प्रकार के स्रोतों से नए नए शब्द और अर्थ हिंदुस्तानी भाषा में समाविष्ट होते गए और उसे विभिन्न क्षेत्रों के बहुत सारे लोग हैं वो समझने भी लगे थे। महात्मा गांधी ने यह महसूस किया था कि बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदायों के बीच संचार की आदर्श भाषा बन सकती है। ये हिंदुओं और मुसलमानों को, उत्तर और दक्षिण के लोगों को एकजुट भी कर सकती है। इन सभी कारणों से गांधी जी है वो हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाने चाहते थे, क्योंकि उनकी जो हिंदुस्तानी भाषा थी वो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का मिश्रण थी। इसके अलावा में संविधान में राजकोषीय संघवाद की क्या व्यवस्था की गई। यानी जो राजकोषीय संघवाद है उसका क्या अर्थ है। इसमें कुछ करों जैसे सीमा शुल्क और कंपनी कर से होने वाली सारी आय है वो केंद्र सरकार के पास रखी गई। अन्य कुछ मामलों में जैसे आय कर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकार के बीच बांट दी गई। कुछ मामलों जैसे राज्य स्तरीय शुल्क से होने वाली आय पूरी तरह राज्य सरकारों को सौंप दी गई। राज्य सरकार को अपने स्तर पर भी कुछ अधिभार और कर वसूलने का अधिकार दिया गया। यानी राज्य सरकार है वो अलग से भी टैक्स लगा सकती है। ये दोनों को अलग अलग अधिकार दिए गए। आगे जो खंड दे है वो निम्नात्मक प्रश्नों से संबंधित है। इसमें प्रत्येक प्रश्न है वो 4 नंबर का रहने वाला और उत्तर सीमा है वो 250 शब्द रहने वाली। यानी इसका उत्तर आपको पूरे एक पेज में लिखना है, 15 से 20 लाइन में। इसमें बौद्ध धर्म ग्रंथों की लेखन और इसकी सुरक्षा कैसे की जाती थी। महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायी लोगों में वार्तालाप और वाद विवाद द्वारा मौखिक रूप से अपनी शिक्षाओं का प्रसार करते थे। महात्मा बुद्ध के जीवन काल में वक्तव्यों का लेखन नहीं किया गया। महात्मा बुद्ध के देह त्याग के उपरांत 5वीं 4वीं सदी ईसा पूर्व में उनके शिष्यों ने वैशाली में एक सभा का आयोजन किया। शिक्षाओं का संकलन पुस्तकों के रूप में किया गया। उन्हें त्रिपिटक जिसका अर्थ है विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को रखने की 3 टोकरियां कहा गया। तद उपरांत बौद्ध धर्म के विद्वान द्वारा इन पर टिप्पणी लिखी गई। त्रिपिटक में 3 पिटक है वो शामिल है। इसमें पहला विनय पिटक, दूसरा शुद्ध पिटक और तीसरा अधिधम पिटक।
आगे नए ग्रंथ धीरे धीरे बौद्ध धर्म का विस्तार श्रीलंका तक फैल गया तो नए ग्रंथ जैसे दीप वंश और महावंश नामक ग्रंथों की रचना की गई। इन ग्रंथों में क्षेत्र विशेष से संबंधित बौद्ध साहित्य प्राप्त होता है। कई रचनाओं महात्मा बुद्ध की जीवनी का भी समावेश है। आगे है ग्रंथों की सुरक्षा। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जब पूर्व एशिया तक फैल गया तो इससे आकर्षित होकर फासियन और स्वयं तत्संग नामक दो चीनी तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए हुए इनमें से कई ग्रंथों को अपने साथ चीन ले गए और वहाँ उसका अनुवाद चीन की भाषा में भी किया। भारतीय बौद्ध धर्म के प्रचारक भी देश विदेश में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए कई ग्रंथों को अपने साथ ले गए। एशिया में फैले विभिन्न बौद्ध विहारों में ये पांडुलिपियाँ वर्षों तक संरक्षित रही। बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र तिब्बत के लासा मठ में बौद्ध धर्म की पाली, संस्कृत, चीनी, तिब्बती भाषा की तमाम पांडुलिपियाँ वो आज भी संरक्षित है। इसके अलावा हमें अतीत की समर्थदर्शी परंपराओं को समझने के लिए यूरोपीय विद्वान द्वारा किए गए प्रयासों को विवेचना कीजिए। यानी जो भारतीय इतिहास है उसको समझने के लिए जो यूरोपीय विद्वान है उन्होंने कौन कौन से प्रयास किए थे उसका आपको वर्णन है वो करना है। अतीत की समर्थदर्शी परंपराओं को समझने के लिए अतीत की समर्थदर्शी परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई। इनमें से कुछ कलाकृतियाँ नष्ट हो गई परंतु जो बची संरक्षित है वे हमें इन सुंदर कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगिरों और वास्तुकारों के दृष्टिकोण से परिचित करवाते हैं। यानी हमें उनके बारे में बताती है परंतु उनके दृष्टिकोण को समझना सरल नहीं। ये कभी भी ये बात पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते कि इन प्रतिकृतियों को देखने और पूजने वाले लोगों के लिए इनका क्या महत्व था। यूरोपीय विद्वानों के प्रयास 19वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों ने जब देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखी तो वे उनकी पृष्ठभूमि और उनके महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों, हाथों वाली मनुष्य या जानवर के रूपों को मिलाकर बनाई गई मूर्तियाँ उन्हें खराब लगती थी। कई बार उन्हें उन मूर्तियों से घृणा भी होने लगती थी। प्राचीन यूनान की कला परंपरा से तुलना करना। इन प्रारंभिक यूरोपीय विद्वानों ने ऐसी विचित्र मूर्तियों का अभिप्राय समझने के लिए उनकी तुलना जो प्राचीन यूनान की कला परंपरा उससे कि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित है। यद्यपि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते फिर भी वे बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से काफ़ी प्रोत्साहित हुए। इसका कारण यह था कि ये मूर्तियाँ यूनानी आदर्शों से प्रभावित थी। ये मूर्तियाँ अधिकतर उत्तर पश्चिम के नगरों तक्षशिला और पेशावर में मिली थी। इन प्रदेशों में ईसा से 200 वर्ष पहले भारतीय यूनानी शासकों ने अपने राज्य स्थापित किए थे। ये मूर्तियाँ यूनानी मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती भी थी। चूँकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे इसलिए उन्होंने भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। कलाकृतियों के महत्व को समझने के लिए लिखित ग्रंथों से जानकारी प्राप्त करना। मूर्तियों के महत्व और संदर्भ को समझने के लिए इतिहास के कलाकार प्राय जो लिखित ग्रंथ है उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा ये तरीका है वो अधिक अच्छा है परंतु ये अधिक सरल तरीका है वो नहीं। यानी यूनानी कला से तुलना करने के बजाय भारतीय जो लिखित ग्रंथ है उनसे उनकी जानकारी प्राप्त करना है वो अधिक सटीक माना गया है। आगे 1905 में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस प्रकार बदल डाला। इसमें पहला है 1915 में भारत आने से पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह को सफल बना चुके थे। उन्होंने मानववाद, समानता आदि के लिए प्रयास किया और रंग भेद, जातीय भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह किया और विश्व स्तर पर ख्याति भी प्राप्त की थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में किसानों, श्रमिकों, कारीगरों को भी शामिल कर एक जन आंदोलन में बदल दिया था। गांधी जी ने अपने भाषणों और लेखों के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को बता दिया कि भारत में फैली गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, दरिद्रता, निम्न जीवन स्तर, अशिक्षा, अंधविश्वास के लिए जो ब्रिटिश शासन है वो पूर्णतः जिम्मेदार है। गांधी जी एक कुशल संगठनकर्ता थे। उन्होंने राष्ट्रवादी संदेश का संचार अंग्रेजी भाषा के स्थान पर मातृभाषा में किया। भारत के विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गई और देशी राज्यों में प्रजामंडलों की स्थापना भी की गई। गांधी जी समझते थे कि जब तक वे किसानों, मजदूरों और जनसाधारण के प्रति सरकार, जमींदारों और तालुकदार द्वारा किए जा रहे अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक जनता उन्हें वो अपने बीच का व्यक्ति नहीं समझेगी। इसलिए उन्होंने गरीब, किसानों, मजदूरों, आम आदमी के शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद की। गांधी जी हिंदू और मुसलमान दोनों को अपनी दो आंखें मानते हुए सांप्रदायिक एकता के हामी थे। वे हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं मानते थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के समर्थन प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया था। गांधी जी नारी सशक्तिकरण के भी प्रबल समर्थक थे। वे स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करते। उन्होंने नारियों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने, चरखा कातने, खादी का प्रचार प्रसार करने, शराब और नशाबंदी का विरोध करने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी ने समाज सुधार के कार्यों पर भी बहुत अधिक बल दिया। उन्होंने साबरमती आश्रम में स्वयं अपने हाथों से कार्य किया। हरिजन सेवक पत्र के माध्यम से अस्पृश्यता के विरुद्ध शंखनाद भी किया। जब देश में धार्मिक गणना और उन्माद फैला तो उन्होंने कई बार आमरण अनशन भी किया और दंगाग्रस्त इलाकों का दौरा कर शांति स्थापना भी की। उन्होंने चरखा चलाने, स्वदेशी वस्त्रों का प्रयोग करने, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करने, दलितों द्वारा स्वयं साधारण वस्त्र पहने और सामान्य लोगों की तरह रहने
जन सामान्य की भाषा का प्रयोग करने पर बल दिया। इस प्रकार गांधी जी ने अपनी गतिविधियों और क्रियाकलापों के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप बदल डाला और अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त की। इसके अथवा में निजी पत्रों और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में क्या पता चलता है, यानी जो निजी पत्र और आत्मकथाओं से किसी व्यक्ति के बारे में हम क्या पता लगा सकते हैं, इसका उत्तर होगा निजी पत्रों और आत्मकथाओं से उसका हम संपूर्ण जीवन वर्ष जान सकते हैं। आत्मकथाओं या पत्रों से संबंधित व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल, जन्म स्थान, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, व्यवसाय, रुचियों, कठिनाई और जीवन में आए उतार चढ़ाव का भी पता लग जाता है और आत्मकथा में जीवन से जुड़ी घटनाएं भी शामिल होती है। दूसरा बिंदु है कांग्रेस के आदर्श और उसकी प्राथमिकता, यानी कांग्रेस के आदर्श और उसकी प्रायोरिटी क्या थी, हमें इसका भी पता चलता है। निजी पत्र जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा नेहरू जी को लिखे गए या नेहरू जी ने गांधी जी को लिखे या गांधी जी नेहरू जी और अन्य नेताओं को समय समय पर लिखे, उसे कांग्रेस के आदर्श कैसे विकसित हुए, कांग्रेस के कार्यक्रम और उसकी प्राथमिकताएं क्या थी, इसका पता चलता है। समय समय पर उठने वाले आंदोलनों में गांधी जी की क्या भूमिका रही, ये हमें उस समय लिखे गए पत्रों से पता लगता है। इन पत्रों से हमें कांग्रेस की जो आंतरिक कार्यप्रणाली और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अलग अलग नेताओं के दृष्टिकोण का भी पता चलता है। आगे तीसरा बिंदु है विभिन्न नेताओं की चारित्रिक विशेषता या त्रुटियों की जानकारी, यानी विभिन्न नेताओं के कौन से अच्छे गुण थे और उनकी कौन सी कमियां थी। निजी पत्रों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रीय नेताओं की चारित्रिक विशेषता या त्रुटियों के बारे में जानकारी मिलती है। उदाहरण के लिए गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखा, तुम्हारे साथियों में तुम्हारा जैसा साहस और बेबाक की नहीं है, इसके परिणाम विनाशकारी हो रहे हैं। उसके पास साहस न होने कारण वे जब भी बोलते हैं ऊट पटांग बोलते हैं, जिससे तुम चिढ़ जाते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वे तुम्हें इसलिए डरा रहे हैं कि तुम उनसे चिढ़ जाते हो और उनके सामने धैर्य खो देते हो। इस प्रकार इस पत्र के माध्यम से हमें जवाहरलाल नेहरू के स्वभाव का पता चलता है और दूसरे नेताओं के व्यवहार का भी पता चलता है। आगे जो 20वां प्रश्न है वो भारत के मानचित्र संबंधित रहने वाले, उसमें 5 स्थान पूछे जाएंगे। ये मानचित्र की हमने एक 5 मिनट की अति महत्वपूर्ण क्लास ली, उनमें से बाहर आपके मानचित्र में एक भी स्थान नहीं पूछा जाएगा। ये बहुत ही ईजी है, वो स्थान पूछे जाते हैं आपके जो पाठ्य पुस्तक में मैप आए उनसे बाहर नहीं पूछा जाएगी। इसमें 5 स्थान पूछे जाएंगे और उसके अथवा में 5 और पूछे जाएंगे। इसमें काशी, कलकत्ता, राखीगढ़ी, कटक और दांडी, और इसके अथवा में है वो बनावली, इंद्रप्रस्थ, बम्बई, अम्बाला और साबरमती। इसमें जो पहला मैप है उसमें राखीगढ़ी है वो हरियाणा में स्थित है, काशी है उत्तर प्रदेश में स्थित है, कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, और जो कटक है वो ओडिशा में स्थित है, और दांडी है वो गुजरात में। इन 5 स्थानों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इसके अथवा में जो बनावली है वो हरियाणा में स्थित है, अम्बाला है वो हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर है, इंद्रप्रस्थ भी यहाँ दिल्ली में स्थित है, और साबरमती गुजरात में स्थित है, और बम्बई है वो महाराष्ट्र में स्थित है। इन 5 स्थानों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। इस सेशन में हमने वो इतिहास का मॉडल पेपर 6 हल किया और 5 मॉडल पेपर पहले हल कर लिए थे। इसकी पीडीएफ, संपूर्ण पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी गई है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये मॉडल पेपर है आपके परीक्षा में मील के पत्र साबित होंगे, इनमें से प्रश्न है वो पक्के पूछे जाएंगे। आगे जो अन्य 4 मॉडल पेपर है वो हम जल्दी हल करेंगे, आपके एग्जाम से पहले पूरे हल करा दिए जाएंगे। धन्यवाद, मस्त रहे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल ले रहे, अपने साथियों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इनका फायदा मिल सके।